पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, मतदान हो चुका है और मतगणना का इंतज़ार है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार विधानसभा की जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां की तस्वीर कैसी है। एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आपको पता है कि पिछले 13 नवंबर को बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। उपचुनाव इसलिए हुए क्योंकि चारों के जो विधायक थे वो पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए। जो रामगढ़ के विधायक थे सुधाकर सिंह, वो संसद पहुंच गए। जो बेलागंज के विधायक थे सुरेंद्र यादव, वो संसद पहुंच गए। जो तरारी के विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो संसद पहुंच गए। और जो इमामगंज के विधायक थे जीतन राम मांझी, वो संसद पहुंच गए। ये चारों लोकसभा पहुंच गए तो अब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अब मैं आपको इनमें एक एक सीट पर क्या हो रहा है इसके बारे में बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले हम आते हैं रामगढ़ सीट पर। ये जो रामगढ़ सीट है, जैसा मैंने बताया कि सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक हुआ करते थे, वे बक्सर से लोकसभा सदस्य चुन लिए गए। ये जगदानंद सिंह के पुत्र हैं और जगदानंद सिंह आप जानते हैं बिहार प्रदेश राजद के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। सत्ता के गलियारों में तो ये भी कहा जाता है कि 1997 में जब लालू यादव पहली बार जेल गए और राबड़ी देवी CM बनी तो जेल जाते समय लालू ने राबड़ी देवी को हिदायत दी थी कि जगदा भाई से पूछे बिना किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करना है। तो इतने करीब हैं जगदानंद बाबू लालू के। और इस बार जगदानंद बाबू के एक दूसरे बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन रामगढ़ का जो मुकाबला हो गया है वो चतुष्कोणीय हो गया है। वहाँ से जगदा बाबू के बेटे तो राजद उम्मीदवार हैं। भाजपा ने एक अशोक कुमार सिंह को खड़ा किया है जो पिछली बार थोड़े वोटों से ही हारे थे। जो एक नई पार्टी है बिहार के राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर, जन स्वराज पार्टी, उसने कुशवाहा को खड़ा किया है। और चौथा जो मजबूत उम्मीदवार है वो बसपा का उम्मीदवार है, बहुजन समाज पार्टी का, जो कि हाथी पर सवार है। साथियों, बिहार में बसपा कोई बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन रामगढ़ में इस बार बसपा मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। अब रामगढ़ में चतुष्कोणीय मुकाबला जो होगा उसमें सबके कुछ फायदे और कुछ नुकसान दिखाई दे रहे हैं। रामगढ़ हमें याद रखना चाहिए कि शाहाबाद क्षेत्र में आता है। शाहाबाद जिला जो पहले हुआ करता था अब उसमें 4 जिले बन गए हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। शाहाबाद की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि शाहाबाद में पवन सिंह फैक्टर जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। पवन सिंह आप जानते हैं भोजपुरी फिल्मों का नायक और गायक है, भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार माना जाता है। और पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह की नाराजगी की वजह से NDA को 2 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। काराकाट में पवन सिंह खुद खड़ा हो गया था और उसने इतने वोट काट लिए, 2 लाख वोट की, वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा हार गए। और आरा से जो BJP के उम्मीदवार थे RK सिंह, वो इसलिए हार गए क्योंकि पवन सिंह फैक्टर की वजह से बहुत सारे राजपूतों ने उनको वोट नहीं दिया। पवन सिंह इन दिनों किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन माना जाता है कि भाजपा से जो उनकी नाराज़गी है वो कायम है, क्योंकि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में आसनसोल से उनको टिकट देके फिर बेदखल कर दिया था और फिर कहीं से टिकट नहीं दिया। तो ये पवन सिंह फैक्टर यदि रामगढ़ में नुकसान पहुंचा देता है भाजपा के अशोक सिंह को तो उससे राजद की राह आसान हो जाएगी। जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं कुशवाहा, वो भी पहले वहाँ लड़ चुके हैं। और बसपा के उम्मीदवार जो हैं यादव वो भी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल मुकाबला चतुष्कोणीय है, मतलब कांटे का मुकाबला है। और यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी मतलब आप भविष्यवाणी करना खतरों का खेल है। दूसरे सीट पर आ जाइए। दूसरी सीट है तरारी। तरारी भोजपुर जिले में है। तरारी के जो विधायक थे सुदामा प्रसाद भाकपा माले के, वो सांसद बन गए। तो भाकपा माले ने यहाँ से राजू यादव को उम्मीदवार खड़ा किया है। राजू यादव की छवि एक जुझारू नेता की है, वो युवा नेता है। जन स्वराज पार्टी ने वहाँ से श्रीमती किरण सिंह को खड़ा किया है। अब देखिए, जन स्वराज पार्टी ने पहले वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं
एसके सिंह को खड़ा किया था, श्री कृष्ण सिंह को। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर ने उनका ऐलान किया था, लेकिन बाद में पता चला कि एसके सिंह का नाम मतदाता सूची से ही गायब है, वोटर्स लिस्ट में ही नहीं है। तो अब श्री कृष्ण सिंह की जगह श्रीमती किरण सिंह लड़ रही हैं, और श्री कृष्ण सिंह कह रहे हैं कि पहले मैं अर्जुन की भूमिका में था, अब मैं कृष्ण की भूमिका में हूँ, यानी कि अब मैं मार्गदर्शन करूंगा, अर्जुन के सारथी का काम करूंगा। और एक आनंद मिश्रा जो आईपीएस थे, असम कैडर के, बक्सर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, आनंद मिश्रा भी वहाँ बिल्कुल एक एक पंचायत घूम के जन स्वराज पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी को आप जानते हैं स्कूल बैग चुनाव चिन्ह मिला है। तो आनंद मिश्रा, एसके सिंह और श्रीमती किरण सिंह की जो तिकड़ी है वो काफ़ी गुल खिला सकती है। जो तीसरा बड़ा उम्मीदवार है तराड़ी से, वो भाजपा का प्रत्याशी है विशाल प्रशांत। भाजपा आप जानते हैं हिंदुस्तान में सबसे बड़े पाखंडियों और निर्लज्ज लोगों की पार्टी है। भाजपा ने वहाँ से खूंखार अपराधी सुनील पांडे के बेटे को खड़ा किया है। अब ये जो सुनील पांडे है, इसकी गिनती बिहार के बड़े अपराधियों में होती है। इस तस्वीर में वो दिख रहा है एक AK-47 राइफल के साथ। आप जानते हैं AK-47 राइफल जो होता है वो एक प्रतिबंधित हथियार है, यानी कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। ये हथियार सिर्फ सेना और पुलिस को सप्लाई किया जाता है, लेकिन सुनील पांडे के पास ये हथियार है। कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करना चाहिए था, लेकिन सुनील पांडे वरिष्ठ राम भक्त है, भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल के प्रखर राष्ट्रवादी बन गया है, इसलिए बिहार पुलिस इसके ठिकानों पर रेड नहीं कर रहा है। मतदान के दिन भी वहाँ से हिंसा की खबर आई, लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही है उससे पता चल रहा है कि सुनील पांडे के बेटे की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि सारे भूमिहार भी उसके साथ नहीं है। आपको याद होगा कि रणवीर सेना के सरगना परमेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी 1 जून सन 2012 को। वो हत्या हुलास पांडे ने करवाई थी, जो सुनील पांडे का भाई है। इस वजह से भूमिहारों का एक बड़ा तबका सुनील पांडे के बेटे का विरोध कर रहा है, और इस तबके में परमेश्वर मुखिया का बेटा कुमार इंदु भूषण भी शामिल है। लेकिन फिर भी तराड़ी की लड़ाई मोटा मोटी अभी भी त्रिकोणीय लड़ाई है। तीसरी सीट पर हम आते हैं, वो है बेलागंज। बेलागंज से सुरेंद्र यादव के लोकसभा में जाने के बाद उनके बेटे विश्वनाथ यादव को खड़ा किया गया है। वो भी एक तरह से परिवारवाद है। 1990 से लगभग 35 साल से सुरेंद्र यादव वहाँ से विधायक रहे। इस बार उनके सपूत खड़े हुए हैं। जदयू ने यानी कि पलटू राम ने वहाँ से मनोरमा देवी को खड़ा किया है, जो खूंखार अपराधी बिंदी यादव की पत्नी है। मनोरमा देवी के घर पर सितंबर महीने में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड किया था और 4.5 करोड़ रुपए बरामद किए थे, 8-10 हथियार बरामद किए थे। कायदे से तो मनोरमा देवी को पार्टी से निलंबित करना चाहिए था, लेकिन पलटू राम अपराधियों की गोद में हमेशा से रहे हैं। उन्होंने मनोरमा देवी को टिकट दे दिया और मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव प्रचार को संभाल रहा है, जो खुद एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति है। बेलागंज से जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं वो मोहम्मद अमजद हैं, जो एक पुराने खिलाड़ी हैं, मुखिया रह चुके हैं। मोहम्मद अमजद के आने से जो राजद का माई समीकरण है वो गड़बड़ा गया है, और ऐसा गड़बड़ा है कि लालू को खुद बेलागंज जाने की जरूरत पड़ गई। इतना ही नहीं, राजद ने आनंद फानन में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा और पत्नी हिना को शामिल करा लिया, और उसामा को भेजा भी गया बेलागंज में प्रचार करने के लिए। उसामा की सभा में एक युवक की पिटाई भी हो गई, तो सब कुछ हो गया। तो वहाँ भी जो है बेलागंज में विश्वनाथ यादव, मनोरमा देवी और मोहम्मद अमजद के बीच कांटे का मुकाबला है। अब चौथी सीट पर आ जाइए, वो है इमामगंज की सीट, गया जिले में ही है। वहाँ जितेंद्र राम मांझी ने सीट खाली की है, तो उनकी जो पुत्र वधू है, जो उनकी बहू है दीपा मांझी, जिसका पति संतोष सुमन बिहार सरकार में मिनिस्टर है, वो खड़ा हो गई है। इसको लेके मांझी के परिवार में भी खटर पटर है, क्योंकि मांझी जी का एक और बेटा है प्रवीण कुमार, वो नहीं चाहता कि इसकी भाभी को टिकट मिले। वहाँ से जन स्वराज पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को खड़ा किया है और राजद ने रोशन मांझी को खड़ा किया है। तो 2 उम्मीदवार मांझी हैं, एक उम्मीदवार पासवान हैं। सीट तो खैर सुरक्षित सीट है ही अनुसूचित जातियों के लिए। तो लोग सोच रहे थे कि चिराग पासवान आके मांझी की बहू के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन चिराग पासवान गए ही नहीं, और एक तरह से उन्होंने पासवानों को संदेश दे दिया कि भाई मैं इस लड़ाई से बाहर हूँ। तो यदि ये संदेश सच में पासवानों को मिल गया तो वो डॉक्टर जितेंद्र पासवान को वोट दे देंगे। तो इस वोट से क्या होगा? इस वोट से क्या होगा कि दीपा मांझी की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, और हो सकता है 2 मांझियों की लड़ाई में डॉक्टर जितेंद्र पासवान की गोटी लाल हो जाए। तो साथियों, ये जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों पे बड़ा मतलब आप कह सकते हैं दिलचस्प मुकाबला है। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, शारजाह का एक मैच याद होगा कि एक
गेंद बची हुई थी और 3-4 रन जीत के लिए ज़रूरी थे और अंतिम गेंद पर जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया था। तो वही रोमांचक स्थिति चारों सीटों में है, इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी करने का जोखिम नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस बार जन स्वराज पार्टी अपनी उपस्थिति बहुत धमाकेदार तरीके से दर्ज कराएगी और 23 नवंबर के बाद आप देखेंगे बिहार की राजनीति में एक छोटा-मोटा भूकंप आएगा, छोटा-मोटा ज़लज़ला आएगा। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।